सो वेलकम बैक। देखिए, अगर आपके पास पासपोर्ट था और वो एक्सपायर हो गया है, तो एक्सपायर पासपोर्ट को किस तरीके से आप रिन्यू करा सकते हो, उसके लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी फ़ीस लगेगी, सब कुछ पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है, डाउट रह जाता है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख देना। ठीक है दोस्तों, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, रिन्यूअल के लिए आपको सबसे पहले आना होगा पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पेज पर आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले करना होगा साइन अप। साइन अप कैसे करोगे? सिंपली यहाँ पर दिख रहा है आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा पासपोर्ट ऑफिस या फिर सीपीबी दिल्ली। दोस्तों, सीपीबी दिल्ली सिर्फ उन लोगों को सेलेक्ट करना है जिनके पास कोई डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट है। मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो और आपके पास कोई स्पेशल पासपोर्ट है, वही लोग सिर्फ सीपीबी दिल्ली करेंगे, बाकी सब लोग पासपोर्ट ऑफिस करेंगे। मतलब नॉर्मल लोग पासपोर्ट ऑफिस करेंगे, इतना समझ लो आप। ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर नीचे आपको लिस्ट मिल जाएगी। जो भी नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस आपके पास पड़ रहा है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं दिल्ली का ले रहा हूँ। नाम डाल देना अपना, यहाँ पर सरनेम डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ईमेल आईडी, और ये ईमेल आईडी आपका यूज़र नेम बन जाएगा अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो। ठीक है, जो ईमेल आईडी डालोगे वही आपका यूज़र नेम बन पाएगा और उसी के द्वारा आप लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली यस कर देना। लॉगिन आईडी में आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। दोस्तों, पासवर्ड आप जो भी बनाओगे उसको कहीं पर लिख के रख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पासवर्ड बना लेते हैं पर भूल जाते हैं। तो बेटर रहेगा आप कहीं पर लिख के रख लोगे तो आप वहाँ से देख सकते हो उसको। ठीक है, हिंट क्वेश्चन में आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो और उसका आंसर दे देना। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो इस हिंट आंसर से, हिंट क्वेश्चन से आप उसको दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी कहीं पर लिख के रख लेना कि आपने कौन सा क्वेश्चन चुना था, क्या आंसर लिखा था उसका। ठीक है, इसके बाद जो ये लिखा हुआ है इसको सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना और रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिख के आ गया है कि आपने जो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, जो फॉर्म भरा था, उसका एक जो ईमेल आईडी है, सॉरी, जो ईमेल है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। वहाँ पर दोस्तों एक लिंक होगा, उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अपनी जीमेल आईडी खोल लेनी है जो आपने अभी यहाँ पर डाली थी। दोस्तों, इस तरीके की देखिए मेल आपके पास आएगी। यहाँ पर नीचे लिखा होगा प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट। इस पर आपको सिंपली यहीं पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर यूज़र आईडी में आपको अपनी ईमेल आईडी ही डाल देनी है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख के आ गया है कि जो हमारा अकाउंट था वो हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। सक्सेसफुली हमारा एक्टिवेट हो गया है, मतलब रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करना होगा और फिर से यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों आपने जो अभी पासवर्ड बनाया था उसी पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना। इसके बाद जो ये लिखा हुआ है कैप्चा कोड यहाँ पर भर देना और उसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपका ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि भाई आपको काम क्या करना है। हमें काम क्या करना है, हमारा है पासपोर्ट रिन्यूअल का काम। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, पासपोर्ट रिन्यूअल कहाँ लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए, ये लिखा हुआ है आपका अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू पासपोर्ट लिखा हुआ है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको दिख रहा है आपके पास दो तरीके हैं पासपोर्ट री इशू करवाने के लिए। क्या कर सकते हो आप, या तो दोस्तों आप सीधा डायरेक्ट ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके फिर उसको अपने हाथ से भर के और फिर उसको अपलोड कर सकते हो। ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी।
यहाँ पर एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप हाथ से भर देना। भरने के बाद उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों सबसे बढ़िया रहता है आपका ऑनलाइन अप्लाई करना, तो मैं ऑनलाइन अप्लाई ही कर रहा हूँ इस वीडियो में। बाकी अगर आपको एक अलग वीडियो चाहिए कि भाई पासपोर्ट का जो फॉर्म, ये जो PDF हो किस तरीके से भरनी है, इसकी एक अलग वीडियो बना दो तो कमेंट कर देना, उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कई लोग होता है भाई ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते, उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम अप्लाई करने वाले हैं ऑनलाइन। सिंपली मैं क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये वाला पेज आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। हमारा स्टेट है हरियाणा और डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ पर फरीदाबाद, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखेगा आपको अप्लाई फॉर, हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पासपोर्ट री इशू करने के लिए, तो हम इसी पे क्लिक करेंगे। अगर आपको नया पासपोर्ट बनाना है तो उस केस में आप फ्रेश पासपोर्ट यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी, आपको सेलेक्ट करना है कि भाई आप नया पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट क्यों करवा रहे हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि चाहे आपका पासपोर्ट फट गया हो, एक्सपायर हो गया हो, खो गया हो, सब केस में आप रीइश्यू करवा सकते हो। तो अभी हम कर रहे हैं, हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पासपोर्ट हो गया है एक्सपायर। सिंपली यहाँ पर हम दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर कि हमारे पासपोर्ट को एक्सपायर होने में अभी मतलब 3 साल से ज़्यादा हो गया है या फिर 3 साल से कम टाइम में अभी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट था वो अभी एक्सपायर हुआ नहीं है, होने ही वाला है, इसलिए मैं वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 ईयर, 3 सालों में एक्सपायर होने वाली है, या ड्यू टू एक्सपायर मतलब एक्सपायर होने ही वाला है, ठीक है। तो अगर आपका पासपोर्ट अभी एक्सपायर नहीं हुआ है और कुछ ही दिनों में होने वाला है तो भी आप यहाँ पर रीइश्यू करवा सकते हो पहले भी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों है टाइप ऑफ एप्लीकेशन में आपको नॉर्मल और तत्काल दो ऑप्शन मिलते हैं। नॉर्मल में जो फीस होती है वो आपकी करीब 1500 रुपये फीस लगती है, पर यहाँ पर टाइम की बात करूँ तो आपका 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का टाइम लगता है नॉर्मल केस में। तो अगर आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है तो आप नॉर्मल अप्लाई कर सकते हो, इसमें आपके पैसे भी कम लगेंगे और आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। पर अगर आपको जल्दी है, आपको अर्जेंट में कहीं निकलना है, तो उस केस में दोस्तों आप तत्काल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तत्काल की फ़ीस यहाँ पर आपकी ज़्यादा लगेगी, ये करीब आपकी 3600 रुपये है, आगे पता चल जाएगा जब आप भरोगे तो। ऐसे 1500 इसकी होती है, 3600 इसकी होती है, ठीक है। तो वो आप देख लेना यहाँ पर। तो अगर आपको जल्दी है, अर्जेंट है, तो आप तत्काल पे क्लिक करोगे, तत्काल वाला 1 हफ्ते के अंदर आपका बन जाता है वैसे, ठीक है। वैसे 3-4 दिन में हो जाता है, 1 हफ्ते मान लीजिए आप। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 36 पेज और 60 पेज दो ऑप्शन मिलेंगे, आप सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से कि आपको 36 पेज का चाहिए या 60 पेज का चाहिए। दोस्तों तत्काल की एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, तत्काल में आपका जो पासपोर्ट होता है वो तुरंत आपको मिल जाता है, मतलब कि मान लो 3 दिन के अंदर मिल गया। और जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसका, वो आपका 1 महीने के अंदर अंदर होता है, ठीक है। तो तत्काल में क्या करते हैं, पहले दे देते हैं पासपोर्ट, उसके बाद होता है पुलिस वेरिफिकेशन। जबकि नॉर्मल में पहले होता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको पासपोर्ट मिलता है, इसीलिए टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 36 पेज, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल अपनी डालनी पड़ेगी, यानी कि जिसका पासपोर्ट रिन्यू होने जा रहा है उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, ठीक है। जैसे कि नाम हो गया आपका, जेंडर हो गया, और अगर आपको किसी और नाम से भी बुलाया जाता है तो यस या नो कर देना अपने हिसाब से। और क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस कर देना अगर किया है तो, अगर नहीं किया तो नो कर देना। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ आपकी, प्लेस ऑफ इंडिया है कि नहीं है, मतलब इंडिया में जन्म हुआ है या नहीं हुआ। स्टेट आपका, डिस्ट्रिक्ट, मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और पैन नंबर अगर है तो, वोटर आईडी अगर है तो, ठीक है। सब कुछ आप यहाँ पर डाल देना। इसके बाद स्पेस को नीचे करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप में आ जाएगा आपका कि आप किस टाइप की जॉब या सर्विस या काम करते हो, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका कि इज आइदर ऑफ यूर पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर, अगर आप माइनर हो तो उस केस में यहाँ पर आप यस करेंगे, ठीक है। अगर आप माइनर हो तो, अगर माइनर नहीं हो मतलब 18 साल से कम उम्र आपकी है तो फिर आप यस करोगे, अगर नहीं है तो नो करोगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पर
इसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सेलेक्ट करना है कि आप कितने पढ़े लिखे हो यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ 12th पास, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर लूँगा। इसके बाद है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, यहाँ पर यस कर देना। दोस्तों अगर आप 10वीं पास हो या 10वीं से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, मतलब 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। इन केस अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, 10वीं भी पास नहीं हो आप, उस केस में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और देखना पड़ेगा कि किस डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी लिस्ट है, आप उसको आराम से पढ़ लेना। वैसे नॉर्मली मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने 10वीं करी हुई है तो आप नॉन एशियर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद कोई विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, दोस्तों मतलब आपके शरीर पे कोई ऐसा चिन्ह है, कोई निशान है जिससे आपको पहचाना जा सके। अगर है तो आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप छोड़ देना, अगर है तो लिख देना। इसके बाद आधार नंबर है तो लिख देना, अगर नहीं है तो रहने देना। इसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने बहुत तसल्ली से और सब कुछ सही डाला है। ठीक है, इसका मतलब यही है। और यहाँ पर इसके बाद पहले करना है सेव, उसके बाद करना है नेक्स्ट पे क्लिक। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फादर नेम डालना है, मदर नेम, लीगल गार्जियन अगर है तो, स्पाउस अगर मतलब है तो, जैसे कि शादीशुदा हो तो डाल देना, अगर नहीं हो तो छोड़ देना। शादीशुदा के केस में अगर आप हस्बैंड हो तो वाइफ का डालना है, अगर आप वाइफ हो तो हस्बैंड का डालना है। ठीक है, इसके बाद सिंपली सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस अपना डालना पड़ेगा। एड्रेस दोस्तों वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है अभी इसी वक्त, क्योंकि आपको एड्रेस प्रूफ में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड दोगे तो आधार कार्ड से आपका एड्रेस मैच किया जाएगा, अगर आप अपना ये ड्राइविंग लाइसेंस दोगे तो ड्राइविंग लाइसेंस से एड्रेस मैच किया जाएगा, अगर आप वोटर कार्ड दोगे तो वोटर कार्ड से एड्रेस मैच किया जाएगा जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। ठीक है, तो जिस भी डॉक्यूमेंट को आप लगाने वाले हो एड्रेस प्रूफ में, वही एड्रेस आप यहाँ पे डालना। ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और ये वाला एड्रेस जिस एड्रेस पे अभी रहते हो वो सेम है तो आप यस पे क्लिक कर दोगे तो यही एड्रेस उस पर भर जाएगा। उसके बाद आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो नो पे क्लिक करके अलग एड्रेस भर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डालने पड़ेंगे। दोस्तों ये नंबर जैसे कि आपके भाई के हो सकते हैं या फिर आपके पड़ोसी के हो सकते हैं या आप ही के घर में जैसे कि फादर के, मदर के हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इमरजेंसी के केस में इनको कॉल किया जाएगा और बताया जाएगा भाई आपके साथ ऐसा हो गया है। जैसे कि मान लो आप जा रहे हो और कुछ दिक्कत हो जाती है तो इनको कॉल करेंगे और वो बताएंगे आपके बारे में। सिंपल सी बात ये है। तो उनका नाम और एड्रेस यहाँ पर डाल देना जो भी आपको ऐड करना है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में, मोबाइल नंबर भी ऐड करवा देना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये है इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट जहाँ पर आपको बहुत आराम से डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे कि आपका जो पासपोर्ट था पहले वाला जो अभी एक्सपायर होने वाला है उसकी डिटेल आपको डालनी है यहाँ पर। तो पासपोर्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा, डेट ऑफ इशू कब हुआ था, एक्सपायर कब होने वाला है या फिर हो चुका है, प्लेस ऑफ इशू कहाँ पर प्लेस इशू हुआ था, मतलब आपने जब इशू करवाया था तो कौन सी सिटी आपने सेलेक्ट करी थी वो यहाँ पर डालना है। ठीक है, फाइल नंबर अगर है तो, ये तो वैसे कंपलसरी है नहीं, फाइल नंबर तो कुछ मेरे ख्याल से कुछ बात होगी नहीं। ठीक है, तो फाइल नंबर और आई थिंक ये चीज़ ना, ये चीज़ आएगी जिनका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया है या फिर जिन्होंने एफआईआर कराई हुई है तो उनका फाइल नंबर यहाँ पर आएगा। तो आपके केस में क्योंकि आपका एक्सपायर होने वाला है तो यहाँ पर फाइल नंबर नहीं आएगा आपके केस में। ठीक है, डेट ऑफ डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की दोस्तों यहाँ पर आपका प्रीवियस ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए है। अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है आपका तो सिंपली आप यहाँ पर नो पे क्लिक करोगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, मतलब क्या आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया था और इशू नहीं हुआ है। तो ये तो कोई बात है ही नहीं, तो यहाँ पर सिंपली
आप नो पे क्लिक कर देना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट है और हमारा एक्सपायर होने वाला है, तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने पासपोर्ट कभी अप्लाई किया था पर उनका इशू नहीं हो पा रहा, उनके केस में यहाँ पर है, ठीक है। पर हम तो री इशू के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, रिन्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पासपोर्ट हमारा एक्सपायर होने वाला है। सिंपली आप नो पे क्लिक करोगे यहाँ पर, ठीक है, और फाइल नंबर को यहाँ पर छोड़ देना। ये सिर्फ उनके लिए है जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर वगैरह करा के आए हैं कि भाई मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया है या फिर कहीं पर गुम हो गया है, मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा के आए हैं, तो उनके लिए है वो चीज़, बाकी आप छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ के उसके आगे यस या नो करना है। जैसे कि सबसे जो पहला कॉलम है यहाँ वाला 1 नंबर वाला, इसमें बताना है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या पेंडिंग पड़ा हुआ है या आपने कुछ ऐसा कोई गुनाह वगैरह कुछ किया हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, वो आपको एक एक पढ़ के यस या नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो वैसे अगर कुछ भी आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं आज तक, कोई ना आपने चोरी करी है ना आप पकड़े गए हो, मतलब कुछ भी आपका केस नहीं पेंडिंग पड़ा हुआ, कुछ भी केस बना ही नहीं आज तक, सब कुछ ओके चल रहा है, तो सिंपली आप सब पे नो पे क्लिक कर लोगे। अगर कुछ भी दिक्कत नहीं हुए तो उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा अपने आप। दूसरा जो सेक्शन है वो है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इन द एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट, मतलब जिसे कोर्ट में पेश किया गया है कभी, उसके हिसाब से यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो वो देख लेना आप, ठीक है। अगर कोर्ट में कभी गए नहीं हो, कोई बात नहीं हुई है, तो सिंपली यहाँ पर भी नो कर देना। इसके बाद तीसरा है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इन द एप्लीकेंट हैज़ बीन रिफ्यूज या डिनाइड पासपोर्ट, मतलब कभी आपका पासपोर्ट रिफ्यूज़ कर दिया गया है या फिर नहीं बनाया गया है, ऐसा कुछ कंडीशन हुई है तो आप यस करोगे, अगर नहीं हुई है तो नो कर देना। अगर कोई भी ऐसी बात है ही नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर देना। इसके बाद है आपका चौथा पॉइंट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इन एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड और बीन ग्रांटेड फॉरेनशिप सिटीजनशिप, मतलब दोस्तों कभी ऐसा हुआ है कि आपको फॉरेन सिटीजनशिप मिली हो, ऐसा कुछ है, मतलब आप इंडिया के निवासी हो और किसी और देश के भी निवासी हो आप, तो अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर एक एक लाइन पढ़ के उसके आगे यस या नो कर लेना। अगर कुछ बात नहीं है ऐसी तो सिंपली नो पे क्लिक कर लेना, ठीक है। लास्ट है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज रिटर्न टू इंडिया ऑन एमरजेंसी सर्टिफिकेट, मतलब दोस्तों कुछ ऐसी बात हुई है, आप विदेश में रहते थे और एमरजेंसी केस में आप यहाँ पर कुछ इंडिया में वापस आए हो एमरजेंसी सर्टिफिकेट के बिहाफ पे, तो अगर कुछ ऐसा है तो सिंपली यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। दोस्तों मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको, पर आपको एक एक लाइन पढ़ के ही उसके आगे यस या नो करना है, ठीक है। मोटा मोटा बता दिया कि अगर कुछ भी दिक्कत नहीं हुई आज तक, सब कुछ ओके है, ना कुछ केस बना है, ना ही विदेश में गए हो या विदेश से आया हो, ऐसा कुछ भी बात है ही नहीं, तो सिंपली सब पे नो कर देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये वाला पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर एक फॉर्मेट आ गया है कि भाई आपका जो पासपोर्ट बन के आएगा वो इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है ही, तो उसी टाइप का है, बाकी फ़ोटो वगैरह इसमें आती नहीं है, आपको पता ही है। फ़ोटो वगैरह जब आप खिंचवाने जाओगे पासपोर्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन के टाइम पे, वही फ़ोटो यहाँ पर आती है, वही सिग्नेचर यहाँ पर भी आते हैं, ठीक है। सब कुछ पढ़ लेना एक बार, नाम वगैरह, स्पेलिंग वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ पढ़ के यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा प्रूफ ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ जो आपकी एज है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके प्रूफ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर देने वाले हो। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा हुआ है वो डाल देना, जैसे कि हम कर लेते हैं आधार कार्ड सिंपली। इसके बाद है प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस के प्रूफ में क्या दोगे आप, तो यहाँ पर भी आधार कार्ड लगा सकते हो, तो बढ़िया बात है, आधार कार्ड लगा दो। इसके बाद है कि अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो गया था, कहीं पर खो गया था, तो उस केस में दोस्तों आपको ये वाला जो फॉर्म है इसको भर के भी यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर लेना सिंपली, अगर ऐसा है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। दोस्तों ये जो फॉर्म है ये सिंपली आप भर के अपने साथ ले जाना जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे तो वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। उनके लिए जिनका चोरी हो गया था या फिर खो गया था उनके लिए बता रहा हूँ मैं, बाकी जिनका सिर्फ एक्सपायर हुआ है उनको कुछ नहीं करना है इसका, छोड़ देना खाली ऐसे ही, ठीक है।
इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है और सिंपली सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ये पेज रीडायरेक्ट होकर आपके होम पेज पर आ जाता है, ठीक है। तो आप सिंपली लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर व्यू सबमिट एप्लीकेशन इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिस्ट में यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, जो आप अभी भर रहे थे फॉर्म उसकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर नाम चेक करके कि भाई इसी का फॉर्म भर रहे थे अभी, यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे इधर, इसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी, पेमेंट एंड शेड्यूल दिख रहा होगा आपको, ये लिखा हुआ पेमेंट एंड शेड्यूल, इस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके हैं पेमेंट करने के, एक है ऑनलाइन पेमेंट करना और दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब आपको पता है क्या होता है, आपका एक चालान निकल जाएगा यहाँ पर प्रिंट आउट, और आपको एसबीआई बैंक में जाकर वहाँ पर इस चालान की पेमेंट करनी पड़ेगी। एक तो ये तरीका है सिंपल। एक है ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन में सिंपली आपको पता ही है भाई, नेट बैंकिंग से करो, डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, यूपीआई बैंक से करो, जिससे भी करो आपकी मर्जी है, ठीक है। यूपीआई मतलब हो गया फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह। तो सबसे बेस्ट रहता है आपका ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम यहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अपॉइंटमेंट बुक करनी है, उसके बाद ही पेमेंट होगी आपकी। तो सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पर पूरी लिस्ट खुल जाएगी सेंटर्स की, जो आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर लोकेशन में। तो आप अपने हिसाब से जो भी नज़दीकी सेंटर आपके पास पड़ रहा है, जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हो, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद डेट सेलेक्ट करना, किस डेट को आप जाना चाहते हो, सब कुछ दोस्तों सेलेक्ट कर लेना आप। और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए हमारी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। अब हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। सिंपली पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों ये वाला पेज खुल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पर एसबीआई तो ऊपर लिखा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एसबीआई वाले ही यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करोगे। एसबीआई पेमेंट डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, उस पर क्लिक कर लेना। अदर बैंक डेबिट कार्ड है तो इस पर क्लिक कर लेना। इसके अलावा आप अगर नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। जिससे भी करना है आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। और इस तरीके से दोस्तों आपकी एक रिसिप्ट आ जाएगी, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, ठीक है। आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपका सारा काम खत्म हो गया। आपका जो प्रिंट आउट था वो निकल गया, आपने फॉर्म भर दिया, पेमेंट भी कर दी, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, आपको जिस दिन भी अपॉइंटमेंट मिली है, जो डेट आपने सेलेक्ट की थी, उस दिन आपको उस ऑफिस में उतने बजे पहुंच जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। पासपोर्ट ओरिजिनल लेके जाना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी आपने लगाए थे, इसके अलावा आपके क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट हैं, वो सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं। साथ में उनकी फ़ोटो कापी भी ले जानी है, और सब फ़ोटो कापी पर आपके साइन होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो पासपोर्ट है, उसके शुरू के 2 पेजों की फ़ोटो कापी और लास्ट के 2 पेजों की फ़ोटो कापी, और उस पर आपके साइन होने चाहिए, वो भी लेके जाने हैं आपको। सब चीज़ दोस्तों रेडी करके आपको जानी पड़ेगी। अब दोस्तों एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, आपके मोबाइल में एक मैसेज भी आया होगा, आपने देखा होगा एक मोबाइल में मैसेज भी आता है कि आपने अपॉइंटमेंट बुक की है। तो अगर इन केस आपसे प्रिंट आउट खो गया है, जो प्रिंट आउट अभी निकाला था आपने, प्रिंट आउट खो गया है, तो आप उस मैसेज को दिखाकर भी काम चला सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर आप अपने मोबाइल को साथ में ले जाएं, ताकि मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि वो आपसे बोलते हैं कि भाई मोबाइल में मैसेज दिखाओ, तो आपको मोबाइल में मैसेज दिखाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कहीं भी दिक्कत दोस्तों आपको आ रही है इसके अलावा, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।